Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a very important cellular organelle that is Golgi complex. This Golgi complex can also be called as Golgi body. Golgi apparatus and sometimes it is also known as lipochondria. Now why they are known as lipochondria? Because they have very much amount of lipids, ठीक है, so that's why they are known as lipochondria. So beta, a Golgi complex, as the name indicated, that Golgi was a scientist, Camillo Golgi, in 1898 discovered the system of interconnected network of tubules around the central stack and named them as a Golgi complex, ठीक है. So this Golgi complex was discovered by Camillo Golgi in 1898 and membrane bounded organelles which are sac like, ठीक है. So they are double membrane bounded organelles and they are sac like, okay. सो बेटा यूं सैक लाइक होते हैं, जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि उनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी कहते हैं. सेम इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन कैविटी है जिसको फिल किया हुआ है मेम्ब्रेन ने, और ये मेम्ब्रेन हमारे पास एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको सिस्टर्नी बोला जाता है, ठीक. सो सिस्टर्नी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक अराउंड द सेंट्रल स्टैक्स, ठीक है. यानी अगर आप ये देखें कि ये हमारे पास है सेंट्रल स्टैक, तो इस सेंट्रल स्टैक के गिर्द जो नेटवर्क ऑफ सैक्स है या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सैक है, इस सारे को मिला के हम बोलेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स. और यही डेफिनेशन आपकी बुक में भी गिवन है. क्या होगी डेफिनेशन? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ स्टैक्स अराउंड द सेंट्रल स्टैक, ठीक है. किसी भी एक सेंट्रल स्टैक के गिर्द जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ स्टैक्स हैं उसको आप बोलेंगे मिला के गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ओके. Then we have occurrence, so it is found in the cytoplasm of eukaryotes. जैसे हमने कहा कि ये आपने उस दिन भी पढ़ा था कि गोल्जी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनसे जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होनी होती है वो वेजिकल के थ्रू होती है, लेकिन वो वेजिकल डायरेक्ट चीज़ों को ट्रांसपोर्ट नहीं करते. दे हैव टू डिलीवर टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी वेजिकल्स आर फॉर्म्ड, आर द सिक्रीटरी वेजिकल्स आर फॉर्म्ड विच डिलीवर द थिंग्स आर द मटेरियल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल्स, ठीक है. सो दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स आपको पता है बेटा ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, एल्गी हैं. सो दे आर ऑल यूकैरियोट्स. लेकिन जितने भी बैक्टीरिया हैं, आर्चीज हैं, वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं. सो आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. एंड इन यूकैरियोट इट इज एब्सेंट इन आरबीसी. जैसे आपने उस दिन भी पढ़ा था कि मैमल्स के आरबीसी में ईआरबी नहीं होते, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होते. तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो लाजमी बात है कि उनके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, क्योंकि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो सिंथेसिस होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द वेजिकल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. देन बेटा वी हैव नंबर्स. सो देयर नंबर रेंजेस फ्रॉम 1 to several पर सेल. एंड एक एल्गल सेल्स हैं, एल्गी हैं, जिनमें इनका नंबर 25,000 तक भी हो सकता है. दैट डिपेंड अपॉन द सिक्रीशन और द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म कि उन्होंने क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है. जितना उनके अंदर सिक्रीशन ज़्यादा होती है, और यूजुअली जो एल्गी होती हैं वो अपने गिर्द एक प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग बनाते हैं जिसको म्यूसिलेज कहते हैं. सो म्यूसिलेज की फॉर्मेशन की वजह से इनका जो नंबर होता है यूजुअली एल्गी के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है. हम इसको आगे फंक्शंस में डिस्कस करते हैं. देन वी हैव स्ट्रक्चर. सो इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्टैक ऑफ फ्लैटेंड पैरेलल सैक्स. अब देखिए इस तरह से सेवरल फ्लैटेंड पैरेलल स्टैक्स हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल होंगे एंड फ्लैटेंड होंगे, जिनको आप क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी. फिर आपके पास पेरिफेरल टिब्यूल्स हैं, सॉरी, और फिर वेजिकल्स हैं, ठीक है. टिब्यूल्स आपने उस दिन भी पढ़ा था कि सिस्टर्नी जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर शेप होती है, जबकि जो आपके पास टिब्यूल्स होते हैं दे आर ब्रांच शेप इस तरह से. तो यहाँ पे स्मॉल, लेकिन वहाँ जो आपके पास थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनकी रेगुलर शेप हो सकती है, स्टैक लाइक शेप हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो टिब्यूल्स होते हैं दे आर स्मॉल एंड राउंड, ओके. सो ये स्मॉल भी होंगे और राउंड भी होंगे, ठीक. पेरिफेरल यानी इनकी पेरिफेरी प्रेजेंट होते हैं,
एंड दीज पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स देन कन्वर्टेड इनटू वेसिकल्स, ठीक है। सो हमारे पास अगर हम देखें तो जो जर्नल स्ट्रक्चर है वो उसमें क्या क्या चीजें आ गई, flattened sacs which are called cisternae and they are parallel to each other, then tubules, unlike the tubules of endoplasmic reticulum, as they were branched and stack like, they are small and round in shape, ठीक है, and present at the periphery of cisternae. Then we have final vesicles, and vesicles are pinched off from the Golgi apparatus or the Golgi complex to produce or to secrete the things, to transport the things to the different part of the cells, ठीक। Then we have the first part that is called cisternae. Cisternae are also named as sacules, okay। sacules क्यों कहते हैं? Because due to the presence of sac-like structure, यानी इनका जो structure होता है this is like this, यानी sac-like होता है, so we can name them as sacules. So कितने cisternae है हमारे पास? 4 to 8 cisternae होते हैं, यानी यहाँ से अगर आप देखें तो 1 से लेके 8 तक सिस्टर्नी प्रेजेंट हो सकते हैं एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। यानी अगर आप नॉर्मली बात करेंगे बेटा कि एक सिस्टर्नी, एक वेसिकल, एक ट्यूब्यूल, तो उसको प्लांट में एक यूनिट बोला जाता है जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। यानी आप यहाँ पे देखें, ये सिंपल आपके पास एक डिक्टियोसोम है, दिस इज अ यूनिट इन विच अ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स आर प्रेजेंट, बट इफ द नंबर ऑफ द सिस्टर्नी इंक्रीजेस बिटवीन 4 to 8, then we called them as Golgi complex, okay। So these cisternae are equally spaced, एक दूसरे से इक्वल स्पेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड पैरेलल प्रेजेंट होते हैं, और इनकी डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का क्या मतलब है कि इनकी ट्रू डिस्टिंक्ट शेप्स होंगी, ठीक है। एक वो शेप है जो कि आपके पास टुवर्ड्स द न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी, यानी न्यूक्लियस के बाद आपको पता है ER आता है और ER के बाद Golgi complex आता है, ठीक है। सो सेल के अंदर वो पार्ट जो कि टुवर्ड्स द न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको आप नाम देंगे सिस फेस का, ठीक है। और वो जो कि टुवर्ड्स द पेरिफेरी प्रेजेंट होगा या टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, उस फेस को या उस पार्ट को आप नाम देंगे ट्रांस फेस का, ठीक है। सो बेटा आप देखें यहाँ पे अगर आपको सिस फेस नजर आए तो इसके सिस्टर्नी जो है ये स्मॉलर इन साइज हैं, ठीक। सो हम कह सकते हैं कि सिस फेस जो होती है ये आपके पास फॉर्मिंग फेज होती है, और जो आपकी ये वाली ट्रांस फेज है इसके सिस्टर्नी अगर आप देखें तो दे आर मच मेच्योर, ठीक है। सो मतलब सिस से सिस्टर्नी ऐड होते जाते हैं और मेच्योर की तरफ जाते हैं, सो ट्रांस फेज इज नेम्ड एज मेच्योर्ड फेज, ठीक। सो हम ये कह सकते हैं कि दैट रीजन ऑफ द सिस्टर्नी विच इज टुवर्ड द न्यूक्लियस इज नोन एज सिस फेज और द फॉर्मिंग फेज, एंड दैट रीजन ऑफ द सिस्टर्नी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज मेच्योर्ड फेज और द ट्रांस फेज, ठीक। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस फेज। सो सिस को आप प्रॉक्सिमल कहते हैं और ट्रांस को आप डिस्टल कहते हैं, ठीक। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है फर्स्ट और डिस्टल का मतलब होता है एंड पे या लास्ट में आने वाला, ठीक है। सो बेटा आप इस डायग्राम में अगर आप देखें तो दिस सिस फेस इज द फर्स्ट फेज, ठीक है। इट इज टुवर्ड द प्रॉक्सिमल फर्स्ट एंड ऑफ द सिस्टर्नी और Golgi complex। वाइल अगर आप ट्रांस में आए तो ट्रांस जो है इट इज डिस्टल एंड, यानी ये अपार्ट फ्रॉम द सिस फेस प्रेजेंट है, अपार्ट फ्रॉम द सेंटर प्रेजेंट है, सो हम इसको नाम देंगे डिस्टल फेस का, ठीक है। देन सिस फेस को हमने नाम दिया फॉर्मिंग फेस का। क्यों फॉर्मिंग फेस कह रहे हैं? बिकॉज द सिस्टर्नी आर बीइंग एडेड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द सिस फेस टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ Golgi apparatus, and then the phase is getting mature in the trans phase, okay। देन बेटा वेसिकल इंटर एंड वेसिकल लीव। अब इस बात का क्या मतलब है कि हमने उस दिन भी ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास जो भी प्रोटीन बनती है, यूजुअली प्रोटीन्स जो बनती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं, और कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं? सो दे आर फॉर्म्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दे आर डिलीवर्ड टू द SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल निकलता है और वो वेसिकल इसको डिलीवर करता है टुवर्ड्स द Golgi बॉडी।
सो हम ये कह सकते हैं कि द वेसिकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटर इनटू द गोल्जी बॉडी फ्रॉम द सिस फेज एंड इट लीव्स द गोल्जी बॉडी फ्रॉम द ट्रांस फेज। ठीक है, अब क्यों ये ट्रांस फेज से रिलीज होगा कि जो भी मटेरियल, जो भी प्रोटीन आपके पास इस गोल्जी बॉडी के अंदर आया, ये यहाँ पे आके या तो मॉडिफाई होता है या फिर ये सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर पैक्ड होता है। सो इसकी मॉडिफिकेशन और पैकिंग होती है गोल्जी वेसिकल के अंदर। ठीक है, अब जो यहाँ से मॉलिक्यूल आपका प्रोटीन निकलेगा वो मॉडिफाइड प्रोटीन है और पैक्ड प्रोटीन है। किसके अंदर पैक्ड है? गोल्जी वेसिकल के अंदर। ठीक है, सो ये गोल्जी वेसिकल अब इसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। सो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि वेसिकल इंटर फ्रॉम द सिस फेज एंड लीव्स फ्रॉम द ट्रांस फेज। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई भी प्रोटीन यहाँ पे इंटर होगी तो वो या कोई भी और मॉलिक्यूल जिसने सिक्रीट होना है टुवर्ड द अदर पार्ट ऑफ द सेल, दैट विल बी इंटर्ड थ्रू द वेसिकल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द सिस फेज, देन गेट मॉडिफाइड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड फाइनली द ट्रांस फेज विल सेंड इट इन द फॉर्म ऑफ द गोल्जी वेसिकल टुवर्ड the different part of the cells or to the other cells. ठीक है, so vesicle enter through cis phase and vesicle leaves through the trans phase. Then beta their shape, so they are convex shape and they are concave shape. आप इनकी शेप देखें, आपको नजर आ रही है कि they are convex in shape, इस तरह से इनकी शेप है, और ये वाले जो हैं वो concave shape में हैं, यानी ऐसी शेप में हैं। ठीक है, so their shape are also different, convex and concave। और अगर आप इनका नेचर देखें शेप के साथ, तो जो सिस फेज होती है इट इज डायलेटेड एंड थिक, जबकि जो आपके पास ट्रांस फेज होती है वो फ्लैट एंड थिन होती है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स और द टू पोलैरिटीज ऑफ द सिस्टर्नी, दैट इज सिस एंड ट्रांस। सिस की लोकेशन आपने याद रखनी है टुवर्ड द न्यूक्लियस और टुवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ट्रांस इज टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन और द पेरिफेरी ऑफ द सेल्स। ठीक है, then beta we have the next part, that is the tubules. So tubules are small round tubules and they are formed from the periphery of cisternae। यानी यहाँ पे ये जो tubules हैं ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह नहीं है। ठीक है, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि इनका यूज स्टैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, दे आर जस्ट स्मॉल एंड राउंड tubules। ठीक, इरेगुलर शेप तो है, स्मॉल है लेकिन राउंड शेप में होते हैं। सो दे गेट इन लार्ज, जब इनका साइज इंक्रीज हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेसिकल्स में। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो इनके सिस्टर्नी का होता है, और सिस्टर्नी से टिब्यूल्स बनते हैं स्मॉलर, और कुछ टिब्यूल्स जो हैं वो इनलार्ज होके वेसिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ओवरऑल अगर आप एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखें तो उसमें तीन मेन चीजें आ जाएंगी। एक आपके पास आ जाएगा सिस्टर्नी और सेक्यूल्स, देन टिब्यूल, और थर्ड आपके पास आ जाएगा वेसिकल। ठीक, देन वी हैव टाइप्स ऑफ वेसिकल, सो सम आर स्मूथ एंड सम आर कोटेड। जो आपके सेल्स के अंदर यूजुअली ट्रांसपोर्ट करते हैं वो स्मूथ होते हैं, और जो मतलब उनके ऊपर कोटिंग नहीं हुई होती, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नहीं कवर होती, और यूजुअली आपके पास जो ज़्यादातर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल वो आपके पास कोटेड होती हैं। ठीक, देन हमारे पास बेटा मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स आपको पता है किसी भी फ्लूइड फिल्ड चैम्बर को कहते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन है इसका, उसको आप बोलेंगे मैट्रिक्स, और इसके मैट्रिक्स के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एंजाइम्स। वो एंजाइम्स होते हैं जो कि इसके फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक, सो अगर आप देखें तो आपके पास अगर ये एक सिस्टर्नी है तो इसके अंदर ये जितना भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी इसको हम नाम देंगे ल्यूमेन का या मैट्रिक्स का। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं इनके फंक्शंस। सो फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या फंक्शन है इनका कि ये सिंथेसिस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, और फाइनल जो है वो हमारे पास एडिशन ऑफ सेल सरफेस एरिया करते हैं। ठीक, सो अब कैसे होती हैं ये डिफरेंट तरह के फंक्शन? सो बेटा फर्स्ट जो आपके पास है साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस है, n नंबर ऑफ ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो सकते हैं ग्लाइकोजन में।
या किसी भी और पॉलीसेकेराइड में, ठीक है। अगर ये प्लांट है तो ग्लाइकोजन की बजाय ये स्टार्च में कन्वर्ट हो सकता है। फंजाई है तो उसमें काइटिन भी बन सकता है, ठीक है, या आपके पास सेलुलोज भी बन सकता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेल और डिपेंड्स अपॉन द रोल ऑफ द सेल, या वो प्लांट है या एनिमल्स हैं जिसमें भी वो प्रेजेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो ग्लूकोज से सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे, ठीक। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। हमने उस दिन डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो टू मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि आपके पास प्रोटीन एक मैक्रोमॉलिक्यूल है जो कि बहुत सारे मोनोमर्स या मोनोमॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। इसी तरह लिपिड्स जो हैं वो आपके पास एक मैक्रोमर है या मैक्रोमॉलिक्यूल है, और इसके जो होते हैं मोनोमर्स वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी मैक्रोमॉलिक्यूल है और इसके जो मोनोमर्स होते हैं आपके पास वो ग्लूकोज होता है, यूजुअली ग्लूकोज होता है, मेनोज और दूसरे जो शुगर हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक। सो हम देखें कि अगर आपके पास ये स्मॉलर यूनिट्स हैं अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड ग्लूकोज, बट व्हेन दे गेट कंबाइंड दे फॉर्म द लार्जर मॉलिक्यूल्स यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जब ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइन हो तो इनके कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कैसे कि प्रोटीन और लिपिड कंबाइन होते हैं तो क्या चीज बनाएंगे हमारे पास, लिपोप्रोटीन्स, जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पढ़ा है, ठीक है। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होंगे तो ये दोनों क्या चीज बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। सो इसी तरह अगर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन होंगे तो वो आपके पास बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैक्रोमॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स एंड द सिंथेसिस ऑफ दिस लिपोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स आर द ग्लाइकोप्रोटीन अकर इन द ल्यूमेन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द गोल्जी बॉडीज, ठीक है। देन इन प्लांट्स इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ म्यूसिलेज, ग्लाइकोप्रोटीन है जैसे हमने अभी यहाँ डिस्कस किया कि ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है, तो इसी तरह म्यूसिलेज जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये हमने अभी भी मैंने आपको बताया था कि एल्गी में इसका नंबर ज्यादा होता है क्योंकि डिफरेंट एल्गी के गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है जिसको म्यूसिलेज कहते हैं, ठीक। और म्यूसिलेज जो है बेटा वो ज्यादातर जो आपके पास बनती है वो आपके एक एल्गी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पायरोजेरा है, स्पायरोजेरा ग्रीन एल्गी होता है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर इस तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है यानी स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि इसके गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोप्रोटीन का जिसको म्यूसिलेज कहा जाता है, ठीक। इसी तरह आपने साइनोबैक्टीरिया अगर पढ़ा हुआ है तो उसके गिर्द भी म्यूसिलेज की फॉर्मेशन होती है। सो दिस म्यूसिलेज अकर्स बाय द फॉर्मेशन अकर्स बाय glycoprotein and glycoprotein formation occurs in the Golgi bodies. Then we have the formation of hemicellulose and pectin. We already have discussed in the cell wall that the hemicellulose, which is a combination of glucose and mannose, so it is formed in the Golgi apparatus. Then pectin, cement-like material present in the middle lamella, it is also synthesized in the Golgi apparatus, ठीक है। Then beta produce anti-apoptotic proteins, यानी हमारे आपको पता है एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है, एपोप्टोसिस कहते हैं नेचुरल सेल डेथ को, एपोप्टोसिस नेचुरल सेल डेथ। तो हमारे सारे सेल्स जो हैं वो नेचुरल डेथ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। यानी आरबीसीज में नेचुरल डेथ होती है तो बाकी सेल्स में नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती, या आरबीसीज में नेचुरल डेथ क्यों होती है, तो उसका क्या रीजन है, क्योंकि आरबीसी में अभी आपने पढ़ा है कि उसके अंदर गोल्जी अपरेटस नहीं होता। सो जब गोल्जी अपरेटस नहीं होता तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जब एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स नहीं प्रोड्यूस होंगे तो वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस को स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है। सो एपोप्टोसिस कैन अकर इन द आरबीसीज। आपने पढ़ा था 120 डेज के बाद आरबीसीज डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या उनकी नेचुरल सेल डेथ हो जाती है, तो वो क्यों होती है उसका रीजन याद रखिएगा कि इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ गोल्जी apparatus and we do not form the anti-apoptotic proteins. So
we will discuss the other functions in part B. So please stay tuned and must watch the part B as well. Okay.